नमस्कार दोस्तों। आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधे एक ऐसे स्कैंडल की तह तक जाने वाले हैं जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। हम बात कर रहे हैं 2026 के नीट एग्जाम स्कैंडल की। एक ऐसा घोटाला जिसने लाखों छात्रों के भविष्य पर सवालिया निशान लगा दिया है। तो चलिए बिना वक्त बर्बाद किए इस पूरी इन्वेस्टिगेटिव ट्रेल को डिकोड करते हैं और देखते हैं कि आखिर इतने बड़े लेवल पर यह धांधली हुई कैसे। अच्छा, जरा सोचिए, 135 ये कोई रैंडम नंबर नहीं है। 180 में से पूरे 135 सवाल ओरिजिनल एग्जाम से हूबहू मैच कर गए, एकदम कट कॉपी पेस्ट। इसकी शुरुआत होती है 2 मई को, जब केरला के एक मेडिकल स्टूडेंट ने राजस्थान के सीकर में एक पीजी हॉस्टल चलाने वाले अपने पिता को एक व्हाट्सएप मैसेज भेजा। और पता उस मैसेज में क्या था? उसमें वही सवाल थे जो अगले ही दिन देश के सबसे बड़े मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में आने वाले थे। देखिए, ये टाइमलाइन कैसे काम करती है। 2 मई को व्हाट्सएप पे पेपर फॉरवर्ड होता है। एग्जाम के दिन जब वो हॉस्टल ओनर एक कोचिंग टीचर से उन सवालों को वेरीफाई करवाता है ना, तो नतीजे सच में रोंगटे खड़े कर देने वाले थे। बायोलॉजी के 90 और केमिस्ट्री के 45 सवाल एक अनब्रोकन सीक्वेंस में मैच कर रहे थे। मतलब एक फुल स्टॉप तक इधर उधर नहीं था। और इसी पुख्ता सबूत ने अंततः नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए को नीट एग्जाम ऑफिशियली कैंसिल करने पर मजबूर कर दिया। अब इस पूरे मामले की ग्रेविटी को समझिए। हम किसी छोटे मोटे एग्जाम की बात नहीं कर रहे हैं। 22 लाख, ये उन एस्पिरेंट्स की संख्या है जिनकी सालों की मेहनत, पसीना और डॉक्टर बनने का सपना पूरी तरह से इस एक नेशनल एग्जाम की इंटीग्रिटी पर टिका हुआ था। इतने विशाल स्केल पर लोगों की जिंदगियों के साथ ऐसा खिलवाड़ होना वाकई दिल तोड़ने वाला है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इतनी भारी सिक्योरिटी के बावजूद ये पेपर बाहर कैसे आया। चलिए इस लीक के ओरिजिन को ट्रेस करते हैं और महाराष्ट्र के नासिक शहर में मौजूद एक ऑथराइज्ड प्रिंटिंग प्रेस की तरफ चलते हैं। ज्यादातर लोगों को लगता है कि पेपर लीक मतलब किसी ने जल्दबाजी में मोबाइल फोन से ब्लरी सी फोटो खींच ली होगी, राइट? लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। ये सिंडिकेट इतना ज्यादा एडवांस था कि इन्होंने हाई डेफिनेशन पोर्टेबल स्कैनर्स का इस्तेमाल किया। और तो और डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम से बचने के लिए नासिक के आउटस्कर्ट्स पर अपना खुद का एक शैडो सर्वर तक बना लिया था। ये कोई आम चोरी नहीं, बल्कि एक बेहद सोफिस्टिकेटेड और हाई-टेक ऑपरेशन था। और जब ये डिजिटल पेपर बाहर आया ना, तो ये सिर्फ एक एजुकेशन का हिस्सा नहीं रहा। रातों रात ये करोड़ों की कमोडिटी बन गया। चलिए जरा इस मनी ट्रेल को फॉलो करते हैं और देखते हैं कि ये पेपर कैसे कैसे और कहां-कहां बिका। इस लिस्ट पर नजर डालिए, ये वाकई में हैरान करने वाला है। हर कदम पर इस पेपर की कीमत बदलती गई। नासिक के शुभम खेरनार ने 5 लाख रुपए में पेपर खरीदा और उसे गुड़गांव के कुछ अनजान बायर्स को 15 लाख में बेच दिया। वहां से ये सॉफ्ट कॉपी राजस्थान के बिनवाल ब्रदर्स तक 30 लाख में पहुंची। फिर सीकर के काउंसलिंग एजेंट राकेश कुमार ने इसे 5 लाख में खरीदा और आगे सैकड़ों छात्रों को बांटा, जिसमें केरला का वो स्टूडेंट भी शामिल था जिसने इसके लिए 50,000 रुपए चुकाए। अब यार, सीधे सीधे असली पेपर बेचना तो बहुत बड़ा रिस्क है ना, कोई भी तुरंत पकड़ लेगा। इसलिए गुड़गांव सिंडिकेट ने एक बहुत ही चालाक टैक्टिक अपनाई। स्टेप 1, ओरिजिनल 120 लीक सवालों को लेना। स्टेप 2, उसमें बाहर के रैंडम सवाल मिक्स कर देना। और स्टेप 3, 410 सवालों का एक भारी भरकम गैस पेपर बनाकर डिस्ट्रीब्यूट करना। इस बेहतरीन कैमोफ्लाज की वजह से बायर्स और अथॉरिटीज को तुरंत शक ही नहीं हुआ कि ये कोई असली लीक है। लेकिन कहानी सिर्फ यहां खत्म नहीं होती। जब इन्वेस्टिगेशन और गहरी हुई तो कुछ बहुत ही दिलचस्प और हाई प्रोफाइल नाम सामने आए, खासकर राजस्थान से। रिपोर्ट्स के मुताबिक राजस्थान में जो सबसे बड़े बायर्स थे उनमें दिनेश बीवाल का नाम सामने आया है। अब हम यहाँ कोई पॉलिटिकल स्टैंड नहीं ले रहे हैं, बस इन्वेस्टिगेशन में जो तथ्य ऑफिशियली सामने आए हैं वो आपको बता रहे हैं। रिपोर्ट्स दावा करती हैं कि दिनेश के तार सत्तारूढ़ दल की यूथ विंग से जुड़े हैं। होर्डिंग्स पर उन्हें जयपुर ग्रामीण का जिला मंत्री बताया गया है और उनके सोशल मीडिया पर राज्य के शिक्षा मंत्री के साथ तस्वीरें भी मौजूद हैं। सबसे चौंकाने वाला दावा यह है कि पिछले ही साल उनके परिवार के 4 सदस्यों ने नीट एग्जाम क्लियर किया था। और इस सब में जो सबसे क्रूशल पॉइंट है ना, जो इंडिया टुडे की रिपोर्ट से भी साबित होता है, वो ये है कि इस आरोपी सिंडिकेट को एग्जाम लीक होने की जानकारी पूरे 1 महीने पहले से थी। मतलब ये कोई आखिरी मिनट पर की गई धांधली नहीं थी, बल्कि एक बहुत ही गहरी, वेल प्लान्ड और जड़ जमा चुकी साजिश थी। अब आप सोच रहे होंगे कि यार, जब इतना सब हो रहा था तो हमारा सिस्टम क्या कर रहा था। चलिए देखते हैं कि इन सब पर अथॉरिटीज का क्या रिएक्शन था। इस विडंबना को देखें। जब सीकर के उस हॉस्टल ओनर ने पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की तो पुलिस का जवाब था, अफवाह मत फैलाओ, और उन्हें वहां से भगा दिया गया।
जबकि ठीक उसी समय स्टेट स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप यानी एसओजी को व्हाट्सएप पर वही पेपर मिल रहा था जिस पर साफ साफ लिखा था फॉरवर्डेड मेनी टाइम्स। और फिर शुरू होता है स्टेट अथॉरिटीज का एक नेवर एंडिंग ब्लेम गेम। राजस्थान पुलिस का कहना है कि लीक का एपिसेंटर नासिक महाराष्ट्र है। वहीं नासिक के डीसीपी का स्टेटमेंट आता है कि ये अफवाहें पूरी तरह से बेबुनियाद है और पेपर यहां कभी प्रिंट ही नहीं हुआ। राज्य एक दूसरे पर जिम्मेदारी थोप रहे हैं, ज्यूरिसडिक्शन की लड़ाइयां लड़ी जा रही हैं और इन सब के बीच असली सच्चाई कहीं दब कर रह गई। और अगर आपको लगता है कि सिर्फ स्टेट लेवल पे ये हाल था, तो जरा ये कोट सुनिए। एनटीए के डायरेक्टर जनरल ने कहा, कोई पेपर लीक नहीं हुआ, बस एक पीडीएफ सर्कुलेट हो रहा था, कुछ सवाल मैच हुए हैं लेकिन पूरा पेपर नहीं। मतलब सीरियसली, एक एजेंसी तब तक किसी धांधली को मानने से इनकार करती दिख रही है जब तक कि 100% सवाल लीक ना हो जाएं। क्या 135 सवालों का हूबहू मैच होना काफी नहीं था? चलिए इसे थोड़ा पीछे ले जाकर देखते हैं। क्या आपको 2024 याद है? तब भी बड़े एग्जाम लीक्स हुए थे, बिना किसी स्पष्टीकरण के ग्रेस मार्क्स बांटे गए थे और रातों रात 67 छात्रों ने 720 में से परफेक्ट 720 स्कोर कर लिया था। सुप्रीम कोर्ट में केस गए, सीबीआई इंक्वायरी हुई, लेकिन एनटीए में कोई स्ट्रक्चरल रिफॉर्म नहीं हुआ। ये एक ऐसा पैटर्न बन गया है जो बार बार रिपीट हो रहा है और जवाबदेही कहीं नजर नहीं आती। इन सब के बीच जो सबसे ज्यादा नुकसान उठा रहा है वो कौन है? वो है हमारे 22 लाख स्टूडेंट्स और उनके परिवार। सच कहूं तो सिर्फ रजिस्ट्रेशन फीस माफ करके री एग्जाम कंडक्ट करवा लेना कोई सल्यूशन नहीं है। 22 लाख परिवारों ने जो मानसिक, भावनात्मक और आर्थिक कीमत चुकाई है, उससे कोई रिफंड कर सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। छात्रों की रातों की नींद, लाखों की कोचिंग फीस और उनका छूटा हुआ सोशल लाइफ, ये सब उन चंद लोगों की वजह से बर्बाद हो गया जिन्होंने अपने पैसों के दम पर पूरा का पूरा सिस्टम ही खरीद लिया। इसीलिए सोर्स मटेरियल में एक बहुत ही प्रैक्टिकल और जरूरी बात कही गई है। किसी एक एग्जाम के भरोसे अपना पूरा फ्यूचर दांव पर लगाना समझदारी नहीं है। हमेशा एक प्लान बी होना चाहिए। दुनिया बहुत बड़ी है यार। डेटा साइंस, यूआई डिजाइन, सस्टेनेबिलिटी रिसर्च, कंटेंट क्रिएशन या स्पोर्ट्स एनालिटिक्स जैसे ढेरों बेहतरीन और उभरते हुए करियर ऑप्शंस मौजूद हैं जिन्हें एक्सप्लोर किया जा सकता है। और इसी में आपकी मदद करने के लिए सोर्स मटेरियल में एक बहुत ही काम के रिसोर्स का भी जिक्र किया गया है। 100 अलग अलग करियर ऑप्शंस की एक गाइड जो महज 9 रुपए की एक नॉमिनल कॉस्ट पर उपलब्ध कराई गई है। इसका मकसद सिर्फ ये है कि एस्पिरेंट्स मेडिकल या इंजीनियरिंग के इस हाई प्रेशर रूट से बाहर निकलकर अपनी पैशन ड्रिवन राहें तलाश सकें। तो अंत में ये पूरा एक्सप्लेनर हमें एक बहुत ही बड़े और चुभने वाले सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या ये महाघोटाला आखिरकार हमारे सिस्टम में कोई सच्ची अकाउंटेबिलिटी ला पाएगा, या फिर हमारा ये पूरा स्ट्रक्चर आने वाली जनरेशन्स को भी इसी तरह फेल करने के लिए ही बना है? सोचिएगा जरूर। आज के इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।